मैं भरत कोराना पेश कर रहा हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें से कुछ भाग जो पिछली वीडियो में चल रहा था। और हम मंजन तक आ चुके थे, मंजन को यहीं छोड़ते हैं। मंजन की रचना एक बार देख लेते हैं। मंजन की जो रचना है 1545 मधुमालती, ठीक है साहब, इसका ये नाम था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये अपना हो चुका था उस्मान। क्या नाम आ रहा है? उस्मान। यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। उस्मान 16वीं 17वीं शताब्दी। उस्मान कवि की चित्रावली, तो ये याद रखना है, उस्मान की रचना का नाम क्या है? चित्रावली। कब लिखी गई? 1613 में, ठीक है। उस्मान कवि की चित्रावली सन 1613 में लिखी गई थी। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और गाजीपुर के रहने वाले थे। कौन से काल के थे? जहांगीर के काल के। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये चीज़ है, उस्मान की रचना का नाम क्या है? चित्रावली। और कब लिखी गई? 1613 में। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था। 5 भाई थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। उपनाम क्या लिखा है? मान। जैसे आपने देखा होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुमित्रा नंदन पंत, उसी प्रकार से इन्होंने अपना नाम मान रखा। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो किनके शिष्य थे? हाजी बाबा के। चित्रावली का कथानक कल्पनाश्रित है। दीर्घ संधि हो जाएगी। कथानक का मतलब जो इसकी कहानी है वो कल्पना के आधारित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है। तो किसका वर्णन है? नेपाल के राजकुमार सुजान का और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली, इसका वर्णन है। किसके अंतर्गत? चित्रावली के अंतर्गत। जो किसने लिखी? उस्मान कवि ने। किसने लिखी साहब? उस्मान कवि ने। कब लिखी गई? 1613। इस बात का ख्याल रखें। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानक इतर काव्य की, इतर ने अलग काव्य की परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य में जो रूढ़ियां चलती है उसका विशद वर्णन इसमें है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु का वर्णन सरल एवं मनोहर है। कितनी ऋतुओं का? षड ऋतु, 12 मासा और 6 ऋतुओं का वर्णन मनोहर है। मनोहर का मतलब मन को हरने वाला। संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। रीट में पूछा गया प्रश्न है ये। मन हतन हर ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जय जय भोर कुसुम रंग भूला, आही कहा सो भवर हमारा, जेहु बिन बसंत बसंत उजारा, रात बरन पुनि देखी न जाई, मानहु दवा देई दिसी लाई। मानु उत्प्रेक्षा अलंकार। रतिपति दूर व ऋतुपति बली, कानन देह आई दल मली। रतिपति किसको लेंगे? कामदेव को। रति का पति कौन है? कामदेव। और ऋतु का पति कौन है? बसंत, ठीक है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार है। शेख नबी ने 1619 में ज्ञान दीपक नामक काव्य लिखा। किसने लिखा? शेख नबी ने 1619 में ज्ञान द्वीप नामक काव्य लिखा। कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर की रचना की। प्रश्न पूछा गया है नेट में, हंस जवाहिर की रचनाकार कौन है? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया ये प्रश्न है। हंस जवाहिर की रचनाकार है कासिम शाह। नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1766 में अनुराग बांसुरी लिखी। किसने लिखी? नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखी। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे लिखे हैं, है ना? क्या लिखे हैं? बरवे, जिस प्रकार से रहीमदास जी के प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं। सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि 20 नंबर का प्रश्न आ सकता है, सेकेंड ईयर में भी आ सकता है, ठीक है। तो उसमें आपको ये चीज़ें लिखनी चाहिए और उसका हम एक बार गहराई से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सामान्य विशेषता सूफी काव्य की क्या क्या रहेगी उसको हम देखते हैं। सूफी काव्य अपने अंतवर्ती विशेषताओं कारण प्रेमाश्री, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक तथा कथा काव्य के नाम से जाना जाता है।
इस पे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम रही है। यानी मूल चेतना इसमें क्या रही है, किसकी, सूफियों की जो मूल चेतना है वो क्या रही है, प्रेम। इसके अंतर्गत गहराई के अंतर्गत देखेंगे आप, इसका जो बेस देखेंगे, है ना, बेस देखेंगे तो बेस में केवल और केवल आपको प्रेम दिखाई देगा। इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है, और प्रेम में भी किसका वर्णन है, विरह का। प्रेम और प्रेम में भी विरह का वर्णन है, किसमें, सूफी काव्यों की बात कर रहे हैं हम, सूफी काव्यों में। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट, तीव्र विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के कवि कहे गए हैं। किसके, प्रेम, यानी प्रेम की पीड़ा को इन्होंने सूफी कवियों ने गाया है। हालांकि रीतिकाल के कवि जैसे आप घनानंद जी को देखेंगे, उनको भी प्रेम की पीर का कवि कह सकते हैं। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कुशल से कौशल बना, स्किल, कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। रूपांतरित का मतलब होता है बनाना, उस ढंग से, उस अकॉर्डिंग तैयार किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं है, बल्कि वह समृद्ध भी हुई है, मजबूत भी हुई है। भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर को इन्होंने मजबूत किया है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि उसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनबी शैली में रचित हैं, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मसनबी का मतलब होता है कि टॉपिक वाइज नहीं होता, पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, ऐसा नहीं है, वो होता रहता है। मतलब खुले सर्गबद्ध नहीं है, उसको आसानी से खुला छोड़ देते हैं, शीर्षकों में घटनाओं को विभाजित नहीं करते। किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना। हाँ, तुलसीदास जी ने भी देखा कि जब रामचरित लिखनी थी तो इन्होंने पद्मावत का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने फॉलो किया। किन्होंने, तुलसीदास जी ने, किसमें, रामचरितमानस के अंतर्गत। हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का रूप युग के महत्वपूर्ण ध्रुव राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़ लोकाश्रय में पनपा। किसमें, लोक आश्रय में, धर्म के आश्रय, धर्म का आश्रय, लोक का आश्रय और राज का आश्रय। ठीक है, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। लोक भूमि में पल्लवित का मतलब पालन पोषण होना, फलना बढ़ना। लोक भूमि में पल्लवित, पोषित होने के कारण ही इसमें चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया है। संवाद का मतलब होता है बातचीत, और सेतु का मतलब होता है कोई पानी है उसके ऊपर पुल बना देना, उसको हम सेतु बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। और ये तो आपकी पुस्तक का नाम भी था एक 12th में शायद, संवाद सेतु। जहां व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, वाद की खाइयां अपने आप पड़ जाती हैं। ठीक है, वहां पे व्यक्ति और संप्रदाय, मत, सिद्धांत आदि अपने से, इनसे परे हो जाता है, इनसे दूर हो जाता है। ठीक है, यहां से व्यक्ति जब ऊंचा उठता है तब उसको दिखता है कि दुनिया बहुत रंगीन थी, है नहीं, पर अगर ये यहीं पे रहता है तो अभी तक उसको यही लगता है कि दुनिया रंगीन नहीं है, ये इसको लगने लग जाता है। ठीक है, जैसे कई दफा क्या होता है ना कि हम बात करते हैं कहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तुम तो क्या कर रहे हो, तुम तो वैसे कर रहे हो। कॉलेज ट्रायल था कॉलेज के बच्चों का जोधपुर में, तो मैं उन बच्चों को लेकर के गया था जोधपुर। ठीक है, यूनिवर्सिटी में। वहाँ से आते वक्त फ्री हो गए, 2 दिन के बाद में हम गए थे, हमारे गांव के मिलने वाले हैं तुलसाराम जी चौधरी, उनके घर पे। तो उन्होंने बात की, उनके 2 बच्चे दोनों एकेडमी में डाले हुए, उन्होंने बात की। ये इसलिए आ रहा हूँ, बोलो इस टॉपिक के आधार को जोड़ करके ला रहा हूँ आपके सामने। उन्होंने बात की कि जो एलन के विद्यार्थी हैं, या फिर एलन का सॉरी नाम नहीं लूँगा, साइंस के जो विद्यार्थी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जब उनका शायद पीएमटी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होता, जनरली, है ना, पीएमटी वाले बच्चे। तो इस कारण से कई दफ़ा क्या होता है, बच्चा अपने साथ में खिलवाड़ करता है, कई बार खुद का नुकसान भी कर देता है। ये बातें उन्होंने कही। तो एक बार वो कह रहे हैं कि एक बार एक अखबार में एक कहानी छपी थी कि वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और वो कहानी मुझे भी इतनी अच्छी लगी कि मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ।
दरअसल हुआ क्या कि किसी जंगल में एक प्रतियोगिता थी, सुनने की कोशिश करना, मन लगा के। किसी जंगल में एक प्रतियोगिता रखी गई और उसमें कहा गया कि सबसे जो ऊंचा पेड़ है, ये जो पेड़ है, इसके यहां तक, तने तक जो चढ़ेगा वो प्रथम रहेगा। वो क्या रहेगा? प्रथम। जंगल के जितने भी जानवर थे, सभी वहां पे उपस्थित हुए। कोई कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई उड़ के आ रहा है, ठीक है। तो जंगल के पशुओं में, उसमें से घर से एक पशु वो भी आया जिसका नाम था हाथी। क्या नाम था साहब? हाथी। हाथी का बच्चा भी वहां पे आया, ठीक है, ट्रायल देने, क्योंकि प्रतियोगिता है। अब हाथी के बच्चा, जब हाथी का बच्चा यहां पे आया तो सीधी सी बात है कि हाथी का बच्चा यहीं बैठेगा, वो ऊपर थोड़ी चढ़ पाएगा, टहनी पे थोड़ी चढ़ पाएगा। टहनी पे तो वही चढ़ पाएगा जो लचीला है, अपने शरीर को एडजस्ट कर सकता है। तो उसमें जो बंदर का बच्चा था वो यहां पर चढ़ करके उसने फतेह कर ली, पहला नंबर आ गया। भाई साहब ये घर पे गया तो घर वालों ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो प्रतियोगिता में गया था, ठीक है। अब हाथी के बच्चे को क्लियर पता था कि भाई टहनी है, इस टहनी पे तो मैं चढ़ भी कैसे सकता हूं। और बंदर का बच्चा जीत गया। इसने पूरी कहानी बता दी कि देखो ये हुआ पिताजी, मैं गया था वहां पे, पर शर्त ऐसी रखी हुई थी कि इस टहनी पे जो चढ़ेगा वो प्रथम रहेगा। तो मैंने कोशिश की, पर कोशिश करूं भी कैसे, मेरा शरीर इतना भारी था तो मैं चढ़ ही नहीं पाया, और बंदर का बच्चा था वो प्रथम आ गया। तो फिर उसके घर वालों ने, पड़ोसियों ने ताने मारने शुरू कर दिए, तू क्या करेगा, तू तो ऐसा है यार, तू तो चढ़ भी नहीं पाया यार, वो हो गया यार, तू तो हार गया यार, वैसा हो गया। और ये बंदर का बच्चा तो विजेता घोषित हो गया। इधर हाथी का बच्चा डिप्रेशन में आ गया, तनाव में आ गया साहब। और तनाव में आने के कारण इसने क्या कर दी? आत्महत्या कर ली। तो कहने का जो मॉरल ये है, सार मेरा ये है कि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ता है, ठीक है। आप अब इस बंदर और हाथी को कंपेयर नहीं कर सकते कि ये हाथी है, ये बंदर है, इसमें ये है, इसमें ये। जो हाथी काम कर सकता है वो बंदर नहीं कर सकता, जो बंदर कर सकता है वो हाथी नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्रतियोगिता के दौर में कभी इस तरह से किसी को डिमोटिव मत कीजिए कि आपने क्या किया, आपको तो ये करना चाहिए था, ठीक है। हाथी ने यहां तक क्यों नहीं चढ़ पाया? अरे भाई साहब यहां पे कैसे चढ़ेगा? इसका शरीर देखो, यहां पे पहुंचेगा भी कैसे? इसका शरीर तो देखो एक बार। पर ये तो उसको कहो कम से कम कि बंदर का, ये हाथी का बच्चा यहां तक तो आया, इस पेड़ तक तो आया, ठीक है। तो वो कहानी मुझे बहुत ज्यादा उम्दा लगी, और ये किसी दिन मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी डालूंगा ये कहानी। और बहुत अच्छा लगा तुलसाराम जी से मिलके, और उनके दोनों बेटे ललित और छोटे वाले योगेश, दोनों को शुभकामना अभी से दे रहा हूं कि आप जरूर कामयाब होंगे। एक को फुटबॉल एकेडमी में, एक को क्रिकेट में डाला हुआ है, दोनों हर बार, अभी कल परसों आसाम भी खेल के आया। चलो कॉलेज का वीडियो है, इतना ज़्यादा परिचय तो यहाँ देने की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बार हो ही जाता है कि बच्चा इतना खेल रहा है, और बच्चों के अनुरूप उनके पिताजी ने उनको उसमें डाला है। तो दोनों को शुभकामना, शुभाशीष। वापिस चलते हैं, तो वो चीज़ें ये है कि आप अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ाइए, उनमें क्या टैलेंट है उसके अनुसार आगे बढ़ाइए। बाकी किसी को प्रेशराइज मत कीजिए, पिन मत कीजिए कि तुझे कलेक्टर ही बनना पड़ेगा, तुझे बोलो डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तुझे इंजीनियरिंग बनना पड़ेगा। जो उसमें कला होगी, जो उसमें निखार होगा, बन जाएगा। और कई जने नहीं भी बने तो इसका मतलब ये थोड़ी है जो सक्सेस नहीं हुआ उसको आप बेवकूफ़ थोड़ी समझ सकते हो। जो व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ इसका मतलब ये कभी नहीं कि वो बेवकूफ़ या गधा है या बेवकूफ़ है या इडियट है, नहीं। हो सकता है उसका किस्मत साथ नहीं दे रहा हो, और जब भी करेगा कुछ धमाका करेगा तेरा। चलते आगे। मानवता के सामान्य भावों को, मानवधनता इसमें हो जाएगा ता, मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेमाख्यानों द्वारा चरितार्थ कर, चरितार्थ का मतलब होता है उसको उसके अनुसार ढाल देना, है ना, जिसे चरितार्थ करना कि ये ऐसा ही होता है। चरितार्थ का तो उन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया जहां व्यक्ति, संप्रदाय, मत, सिद्धांत, मत का मतलब होता है ये ऐसा, संप्रदाय का मतलब होता है एक धर्म विशेष के साथ में, और सिद्धांत, वाद की खाइयां अपने आप पड़ जाती है। वाद का मतलब जैसे आपने देखा होगा शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, वो वाले कि खाइयां अपने आप पट जाती है। पटने का मतलब जैसे कोई खाई थी और वो अपने आप ठीक हो गई। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन आवश्यकता की जमीन पर उसका प्रतिपादन किया है। मनुष्य के अंदर जो प्रेम छिपा होता है उसको इन्होंने बाहर उजागर करने की कोशिश की, किन्होंने? सूफी संतों ने, और उसको प्रतिपादित किया
उसको युगीन आवश्यकता में युगीन युग धन इन जो समय के अनुसार जो जरूरत थी उसको लोगों के सामने इन्होंने परोसा है सूफी संतों ने। सूफी कवियों की भाषा अवधी है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, सूफियों की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, सूफियों की भाषा अवधी है। कौन सी है? अवधी। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लिख दीजिएगा, कड़वकबद्ध है। क्या है दोस्तों? कड़वकबद्ध। कड़वकबद्ध है। क्या कड़वकबद्ध है? सूफियों का जो रचना संग्रह है वो। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बाछुरी में दोहे के जगह बरवे का व्यवहार किया है। व्यवहार का मतलब प्रयोग, जो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले देखा था उसकी जगह उसका प्रयोग किया है। सूफी जनमानस के कवि हैं। जनमानस का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, उसको बोलते हैं जनमानस, जन का। इसी लोक रंगत के कारण वस्तु वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मक अभिधापरक शैली में किए गए हैं। इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है बात को बड़ा चढ़ा करके करना, इतिवृत्तात्मक, ठीक है। बात को थोड़ा बढ़ा दिया, उसके अंदर मसाला डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, उसको इतिवृत्तात्मक को बोलते हैं। और अभिधापरक का मतलब होता है बात को सामान्य ढंग से कहना, जैसे वह घर जा रहा है, ठीक है, और उसी प्रकार से उसको वापस से कह दिया वह घर जा रहा है, तो ये सामान्य सी बात है। क्या है ये? सामान्य सी बात, ये अभिधा है। एक होती है लक्षणा, उसको लक्षणों के अनुसार जिसमें मुहावरे डाले जाएंगे, और एक होती है व्यंजना। क्या होती है? व्यंजना। किसी का मकान था, छोटा सा मकान था, और बोल दिया ये ताजमहल कब तक पूरा होगा, ताजमहल कब तक पूरा होगा, तो ये व्यंजना है। आपने क्या की है वहां पे? व्यंजना की है। तो ये होते हैं अभिधा, लक्षण और व्यंजना, ये तीनों। तो यहां पे अभिधा परक है। क्या है ये? अभिधा युक्त शैली, इसका सूफी संतों का। तो ये आपने देखा, और उम्मीद करता हूं कि जरूर समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो एक बार आप वापस से इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। इस बात का मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। वापस से हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि दोस्तों वीडियो किस प्रकार से लगता है। आप देखते जरूर हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें दुगना जोश मिलेगा कि हाँ, आप किस प्रकार से हमें राय दे रहे हैं। अगर हमारे प्रति आपको कुछ राय देनी है तो भी जरूर लिखिए। मैं तो खुद सहर्ष स्वीकार करता हूँ, ठीक है। मेरा ये मानना है व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है, ठीक है। आप जो सजेशन देंगे मैं बिल्कुल उसको मानूंगा, क्योंकि परिपूर्ण अगर कोई कह रहा है कि मैं परिपूर्ण हूं तो फिर वो परिपूर्ण है ही नहीं, ठीक है। हम आप लोगों से सीखेंगे, और व्यक्ति सीखता रहता है जिंदगी भर। तो आप जरूर इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़िए, और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो भी जरूर कीजिए। जैसे ही हमें समय मिलेगा हम आपसे रूबरू होंगे उस प्रश्न के साथ, और आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से उस प्रश्न का जवाब यथा समय के अकॉर्डिंग जैसे समय मिलेगा हम आपको दे देंगे। फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूं आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।